नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो देखने चल रहे हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का। तो पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो बेसिक अर्थक्वेक पर था, एकदम कि अर्थक्वेक होता क्या है, भूकंप होता क्या है, भूकंप कैसे आता है इसके बारे में मैंने बताया था। इसमें कुछ एक मतलब तरंगे कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में बताया था, एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वो हमारा जो है गोल्ड सोल्यूशन पेपर से मैंने उसको कवर किया था। ठीक है, तो वो एकदम बेसिक था। यदि वो अगर वो आपको मैं नहीं बताता तो आपको समझ में भी नहीं आता कि अर्थक्वेक आखिर है क्या चीज। ठीक है, तो मैंने उसको बताया था गोल्ड सोल्यूशन पेपर से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने वहां से ले लिया था। क्लियर, चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन पेपर देखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली सोल्यूशन पेपर इसलिए आए हैं कि आपको बस मेन मेन इंपॉर्टेंट करा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल का जो है 5 ईयर का सोल्यूशन पेपर करवा दूं। ठीक है, 2019 का करवा दूं, 2018 का करवा दूं, 2017 का भी करवा दूं, उसके बाद 2016 और 2015 का भी करवा दूं। ठीक है, तो 19, 18, 17, 16, 15 करीब 3 तो 5 साल का सोल्यूशन पेपर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो एक एक वीडियो एक एक सोल्यूशन पेपर का आपको मिलता रहेगा। आज मैंने 2019 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिल गया। अब वो 18 का भी मिल जाएगा एक दिन बाद, ऐसे ऐसे करके पांचों का हम मिल जाएगा। तो पांचों अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, यदि बनता भी है तो उससे रिलेटेड ही रहेगा, कुछ उससे अलग नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हम तो 5th सेमेस्टर में, यहाँ पे 6th सेमेस्टर लिख रखा है। तो भैया ये 6th सेमेस्टर जो है पहले चलता था 2000 मतलब जो पिछला सिलेबस था, और बताया हूँ अब की बार आपका सिलेबस चेंज हुआ था। तो ये कुछ नहीं किया था, ये 6 से उठाकर लाकर 5th में कर दिया है, बस यही चेंज किया है। सब्जेक्ट को आगे पीछे कर दिया है, बाकी सभी टॉपिक सब चैप्टर सेम है। क्लियर, जो पहले था वो अब भी है, इसका कुछ नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2019 का पूरा सोल्यूशन पेपर देखेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, बट क्योंकि यहाँ पर हम सब चीज को कवर करते चलें ताकि। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इसमें देखिए सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो मतलब इसका मतलब ये 50 मार्क का पेपर होता है, तो मतलब कि 5 क्वेश्चन टोटल पूछा होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और पांचों में से अलग अलग सबको करना रहेगा। कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 में हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रश्नों सॉरी भवनों का असफल होना स्पष्ट करें। असफल मतलब बिल्डिंग कैसे फेल होता है इसको आप बताएं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवनों के मतलब आरसीसी जो आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक है, आरसीसी जो बिल्डिंग होगी, आप भवनों के भूकंप के कारण विभिन्न असफलताएं लिखें। तो आपको क्या लिखना है कि जो आरसीसी बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट भवन जो बना रहे हैं, उसके जो असफलताएं हैं उसको आप लिखें। विभिन्न विभिन्न सफलताएं यहाँ पे दे रखेगा क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन में दे रखा था कि स्तंभ, स्तंभ कैसे असफल होता है उसके बारे में लिखना है। चढ़ाव संधि के बारे में लिखना है। ठीक है, तीसरा धरण तथा अंतर स्तंभ जोड़ का विस्तृतीकरण। तो और इधर पांचवा में अगर देखें तो कब्जेदार स्तंभ सिरे। ठीक है, इन सब के जो फेलियर हैं, असफलता इनमें जो हुई हैं, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट सब दिए रहेंगे। ये पॉइंट अब इसमें नहीं हमको अपने से याद रखना है। अगर याद भी रखते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बट ये पॉइंट दिए रहेंगे, उन्हीं पॉइंट पर लिखना रहेगा। ये टोटल देखे तो एक ही क्वेश्चन में 10 करीब 8 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट। तो उसमें से ये आपका 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर इससे मिलेगा। और इसमें ऑप्शन भी अथवा में रहता है दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग आगे यहाँ पर देख लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो चाहे ये क्वेश्चन पहला वाला करें चाहे ये वाला क्वेश्चन करें, दोनों से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चलिए। तो ये 5-5 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड अपॉन कैसा एग्जाम आपका हो रहा है। ठीक है, उस पर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। तो यहीं से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और इसी को याद कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन पेपर पेपर से ही, क्योंकि आप इसका सिलेबस देखने जाओगे ना, मतलब बुक वगैरह, तो बहुत ज्यादा है बुक में। ठीक है, इसलिए मैंने कवर भी नहीं किया था इसको। चलिए, स्तंभ की हम लोग बात करें तो स्तंभों में तिरछी दरारें। अब स्तंभों में तिरछी दरारें कैसे पड़ेंगी, देखिए। अब भूकंप जब आता है ना, भूकंप की वजह से क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्तंभ है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ना कि ऐसे तिरछी दरारें पड़ जाएंगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अब बीम की तरह कॉलम व स्तंभों में तिरछी दरारें होती हैं। अब भूकंप के समय यह दरारें बनती हैं। जब भूकंप आएगा
तब ये बनेगा। ठीक है, और ज्यादा भूकंप रहता है वो तभी बनता है, वो हम बताएंगे कैसे ज्यादा भूकंप रहता है और कितना पैमाना होना चाहिए, उसका क्या परिणाम है, वो सारी हम जानकारी देंगे, आगे आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा तो अगले में जरूर आएगा। ठीक है, अगर आया होगा तो आएगा ही। ठीक है, तो परेशान ना, जितना पढ़ा रहे हैं अभी उतना पढ़ते चले। क्वेश्चन पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे ही, लेकिन जब तक पूरा सोल्यूशन पेपर ये मतलब 4-5 साल करना खत्म हो जाए, तब तक आप अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन पेपर में आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, पांचों सोल्यूशन पेपर देखने के बाद ही क्वेश्चन करेंगे जहां भी डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, समय दरारें बनती हैं तो जब भूकंप आएगा तभी दरारें बनेंगी, और तरह की दरारें स्तंभों में विफलता के कारण बनती हैं। तो ये क्या होगा, अगर दरारें इस तरह से ज्यादा बनेंगी तो ये हमारा क्या होगा कि कॉलम फेल भी हो सकता है। ठीक है, बीम की तरह ही कॉलम का सुदृढ़ीकरण भी आरसीसी जैकेटिंग तथा अथवा इस्पात प्लेटों अथवा पीआरपी प्लेटों द्वारा आघोषित करके किया जाता है। अब कहेंगे सर ये क्या चीज है? सुदृढ़ीकरण मतलब क्या है कि उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये जैसे क्रैक हुआ तो क्रैक तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग क्या कर सकते, कुछ मॉडिफाई करके इसको सुधार सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें अरेंजमेंट करके इसको और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो हमारा आरसी जैकेटिंग होती है, आरसी की जैकेटिंग क्या है, ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट जैकेटिंग होती है। कहेंगे सर ये क्या? देखिए, मान लीजिए कॉलम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ क्रैकिंग आ गई है, तो इस कॉलम के चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग, इसके जस्ट सटाकर हम लोग क्या करेंगे, इधर रेनफोर्समेंट अटैच कर देंगे और इस पर एक ऊपर से कवर लगा देंगे। मतलब किसका? कंक्रीट का। मीन्स क्या होगा कि जैसे एक कवर हो जाए, मान लीजिए सपोज दैट आप क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं, ठंडी लगती है, उसी तरह से इनको एक तरह से देखें तो कंक्रीट का आवरण हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। विथ किससे? रेनफोर्समेंट कंक्रीट के, विथ रेनफोर्समेंट मतलब रेनफोर्समेंट उसमें रहेगा, एक आवरण उस पर लगा देंगे, वो हमारा कहा जाएगा आरसी जैकेटिंग। ठीक है, इस्पात प्लेट अथवा पीआरपी या एफआरपी प्लेट क्या होता है? तो भैया ये होता है फाइबर, ध्यान से देख लें क्या होता है ये होता है फाइबर रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट याद रखें, फाइबर रेनफोर्समेंट प्लेट, सॉरी प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, प्लेट, क्लियर, फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक प्लेट या एफआरपी। ठीक है, एफआरपी प्लेट। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? देखिए, ये जो फाइबर होता है, फाइबर को जब पिघलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट में क्या प्रोवाइड किया जाता है, रेनफोर्समेंट में धागे जो है, तंतु देखेंगे तो हार्ड जो होंगे, उसमें प्रोवाइड करके और उसका प्लास्टिक पूरा बना लिया जाता है, उसकी प्लेटें जो है इस पे लगाई जाती हैं। ठीक है, काफी मजबूत ये होता है, तो आकोषित करके इस पे किया जाता है। क्लियर, समझ गए सभी लोग? तो ये था हमारा स्तंभों में तिरछे दरारें जब पड़ जाती हैं कैसे उसको सुधारते हैं, तो फाइबर रेफोर्समेंट प्लास्टिक प्लेट लगाकर उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे चढ़ाव संधि। चढ़ाव संधि क्या है, देखें। ठीक है, तो इसमें देखिए ये होगा आपका लेहन स्प्लाइस नहीं, ये लैप होगा। ठीक है, लैप स्प्लाइस। ठीक है, संधि। तो जब भूकंप आते हैं तो भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है, इससे बचने के लिए भवनों में लेह स्प्लाइस मतलब लैप स्प्लाइस बनाई जाती है। ठीक है, यह भवनों में होने वाले क्षति को रोकता है तथा भूकंप के समय उत्पन्न हुए कंपन को कम करता है, जिससे भवन भूकंप के समय सुरक्षित बना रहता है तथा भवनों को सामर्थ्य प्रदान करता है। कहेंगे सर ये चढ़ाव संधि क्या है? देखो, जहां पर ज्वाइंट होंगे, जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉलम है, और इस पर जो है ये हमारा बीम अटैच है। अब क्या करेगा, जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए भूकंप आया, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ से ऐसे फेल हो सकता है। ठीक है, या हो जाएगा। तो यहाँ पर जहां जहां फेल होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर इसके जस्ट अटैच करके यहाँ से रेनफोर्समेंट करके इधर, और इसके उस तरफ दूसरी तरफ हम लोग यहाँ का क्या करते हैं, एक और पैच लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, चढ़ाव संधि मतलब इस फ्लाइस लगा दिया जाता है। ठीक है, तो चढ़ाव संधि इस पे हम लोग कर देते हैं। चढ़ाव संधि यही है कि इसमें देखिए जब फेल होगा इस पॉइंट पर जहां पर जंक्शन टाइप होंगे, वहां पर इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर है धरन तथा अंतः स्तंभ जोड़ का विस्तारीकरण। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए, स्तंभ सिरों का कुचलना। ठीक, जब स्तंभ संपीड़न में विफल होने लगता है, ठीक है, पहले इसके कंक्रीट आवरण कवर फट जाता है। अब मान लो सपोज दैट ये क्या है, हमारा स्तंभ है। ठीक है, ये क्या है, स्तंभ है पूरा। अब इस पे जब ज्यादा क्या होता है, लोड पड़ता है। देखिए इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट क्या कह रहा है कि धरन तथा अंत स्तंभ जोड़ का विस्तीर्ण। अंत स्तंभ स्तंभ मतलब उसके इंटरनल पार्ट का कैसे ये जो है फेल होता है, और इसका विस्तीर्ण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इस पे रेनफोर्समेंट ऐसे डले होंगे। ठीक है, ये देखिए रेनफोर्समेंट ऐसे बीच में डले होंगे, और ये हमारा इस पर देखें तो बीम लगा हुआ ये कॉलम है। अगर यदि इस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है, अब मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप आने के कारण क्या होगा कि इसके इसमें जो है आ, ये मूव करेगा, मूव करने की वजह से हो सकता है इस पे लोड अचानक बढ़ जाए। ठीक है, जैसे अचानक लोड बढ़ेगा भैया, ये क्या होगा ना, ये इसमें बकल होने लगेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो है हमारा बीम, ये कॉलम है, ये क्या करेगा, इस तरह से बकल होने लगेगा इसमें। ठीक है, ये सभी क्षण क्या होंगे, ये बीच में ये मूव कर उड़ने लगेंगे, बेंड होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, देखिए इसके जो कोर है ना, इस तरह से कोर है, ये क्या होगा, फैल जाएगा पूरा इस तरह से चारों तरफ, और ये फेल हो सकता है। ठीक है, तो कवर क्या होगा, कवर इस पे लगा होगा जो कंक्रीट का, वो फट जाता है, और इसकी कोर जो होती है वो बाहर की ओर फैल जाती हैं, और छड़े व्याकुंचन के कारण, ठीक है, व्याकुंचन के कारण, के कर लीजिए कारण, बाहर को झुक या लटक जाती है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ निकल जाता है। टाई रूप जिसको बोलते हैं आप लोग, छड़ों सिरों पर खुल जाती है, तो जो ये टाई बांधे रहते हैं ये खुल जाता है, स्तंभ ध्वस्त हो जाता है। इस विफलता को रोकने के लिए हम लोग जो है 1.5 13,920 से 1993 के आधार पर अतिरिक्त प्रबलन डालना चाहिए। तो भैया ये कोड है, और इस कोड को जैसे मान लीजिए कि ये कोड हमारा भूकंप का है। ठीक है, और सॉरी, ये कोड हमारा उसका है, मतलब ये जो डिजाइन किया जाता है, ठीक है, आरसीसी जो कॉलम है आपका, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ये हमारा जो कॉलम है किस जोन में बन रहा है, उस जोन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो वही कोड है ये। इस कोड को उतना ध्यान नहीं रखना है, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान में रखना है, कैसे उसको लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात देखें तो लघु स्तंभ प्रभाव। ठीक है, लघु स्तंभ प्रभाव, अब इसका मतलब है कि इफेक्ट ऑफ, देखें तो इफेक्ट ऑफ शॉर्ट कॉलम, या इफेक्ट ऑन शॉर्ट कॉलम कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट कॉलम, क्लियर। तो लघु स्तंभ प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट कॉलम इफेक्ट। तो भूकंप के समय जब धरती कांपती है, ठीक है, जाहिर सी बात है कांपेगी ही जब भूकंप आएगा और कंपन होगा, तब इस पर खड़ी संरचना भी इसके साथ ऊर्ध्वाधर तल में पीछे आगे पीछे आगे आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, यदि भवन दृढ़ रिजिड है, परंतु अधिकतर संरचनाएं नम्र फ्लेक्सिबल होती हैं। देखिए, आप ये जो आपके माइंड में होगा कि नहीं नहीं हमारा घर बना है तो एकदम दृढ़ है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती ही है। यदि देखो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हल्का फुल्का भी जो भूकंप आता है ना, उतने में तो क्रैक डेवलप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्रैक नहीं डेवलप होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप बैठे रहोगे घरों में, आपका लैपटॉप मुंह हिलता रहेगा अगर भूकंप आएगा, बट बिल्डिंग में कहीं क्रैक नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ भाई होंगी ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लियर। तो हम देखें तो परंतु अधिकतर संरचनाएं क्या होंगी, फ्लेक्सिबल होती हैं, अतः इसके विभिन्न भाग भिन्न भिन्न दर से पीछे आगे डोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की हम लोग अगर इसमें बात करेंगे, ठीक है, आगे की हम लोग बात करें तो प्रबलित कंक्रीट अवयव के ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में न्यूनतम 2 छड़ें अवश्य डाली जाएंगी, क्योंकि भूकंप बलों में दिशा बदलती है और तनन व संपीड़न क्षेत्र गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, अतिरिक्त छड़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसमें कोई क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो। ठीक है, धरनों व स्तंभ में अतिरिक्त क्रॉस टाई, मतलब ग्रास टाई देखें तो की व्यवस्था करें। ग्रास टाई इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा लगाएं आप। ठीक है, और स्ट्रिप छल्लों को, सिरों को मुख्य छड़ों इस्पात के गिर्द मतलब 135 डिग्री पर मोड़कर 10 डाया तक, परंतु 75 mm से कम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाकर लगाने चाहिए। तो जहां पर ज्वाइंट आप दोगे, ठीक है, एक क्षण से दूसरे क्षण का, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना
कि ये जो है ना 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, अधिक अधिक ही इससे रहना चाहिए। ठीक है, लैप जो यहाँ पर करते हो, ठीक, बढ़ाकर ही करना चाहिए। क्लियर। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बीमों का सुदृढ़ीकरण करण। ठीक है, बीमों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग बीमों का जो सुदृढ़ीकरण करते हैं वो प्रबलित कंक्रीट जैकेटिंग अथवा इस्पात रेस्ता प्रबलित प्लास्टिक या फारपी प्लेट चिपका कर कर दिया जाता है। तो जैसे हम कॉलम में उसका सुदृढ़ीकरण कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग उसका सुदृढ़ीकरण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए एफआरपी का मतलब मैंने बता दिया था कि क्या होता है, फाइबर रेफोर्समेंट प्लास्टिक। ठीक है, तो इस ये पूरा स्टेप भी बताया था कैसे इसमें करते हैं। ठीक, तो आरसी जैकेटिंग व प्रबलन कंक्रीट बीम के 3 साइजें अथवा चारों साइडों में सॉरी 3 साइडें, यहाँ साइजें नहीं होंगी। ठीक है, ये साइडें होंगी। ठीक है, इसको साइडें करिएगा, बहुत एरर है इसमें, इसको साइडें करिएगा। ठीक, साइडें अथवा चारों साइडों में डाली जाती हैं यह। ठीक है, यह सुदृढ़ीकरण के आवश्यक स्तर पर निर्भर करता है। चित्र में बीम की जैकेटिंग 3 साइडों में, चित्र जैकेटिंग चारों साइडों में। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 साइड 4 साइड लिख दिया लेकिन ऊपर क्या किया था, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जब जैकेटिंग 3 साइडों को में किया जाता है तब नए प्रबलन को स्लेन में ग्राउट कर क्या लिखा है यार, ये गलत उल्टा सीधा लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ग्राउट की सहायता से स्थिर कर दिया जाता है, लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा इसको सुधार कर। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा कि स्लेन में, ठीक है, स्लेन में ग्राउट, ठीक है, जहां क्रैक रहता है उसमें क्या किया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जहां पर क्रैक रहता है वहीं पर लगाया जाता है। तो ग्राउट की सहायता से या सहायता से स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है, स्थिर कर दिया जाता है, ये रहेगा यहाँ पर। इसको सुधार लीजिएगा जितने लोग के पास होगा ये सोल्यूशन पेपर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तब नए प्रबलन, ये तो हो गया आपका। इसके अतिरिक्त बीम की केवल निचली साइड 3 साइडों अथवा चारों साइडों में सुदृढ़ीकरण स्तर की आवश्यकता अनुसार इस्पात की प्लेटें एफआरपी प्लेट चस्पा की जाती है। तो मेन ये समझिए कि हम लोग जब बीम का चाहे सुदृढ़ीकरण करना हो चाहे कॉलम का, ठीक है, तो वहां पर हम लोग आरसी जैकेटिंग और एफआरपी प्लेट लगाकर ही हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, तो जितना मैं यहाँ पे मॉडिफाइड करवा दे रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें एरर है। ठीक है, बहुत ज्यादा एरर है इसमें। क्लियर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कब्जेदार स्तंभ सिरे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैंने अपने से नहीं लिया है। ठीक है, इन्होंने अपने से नहीं लिखा है। ये पॉइंट जो मैं यहाँ पर अलग अलग से बता रहा हूँ, ये पॉइंट क्वेश्चन पेपर में दिया है कि आप इन्हीं इन्हीं पॉइंटों को जो है परिभाषित करें, बताएं कि ये जो है विफलता है इनको बताएं। ठीक है, तो कब्जेदार स्तंभ सिरे, जहां पर कब्जेदार स्तंभ सिरे होंगे, यदि वहां पर फेलियर होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो कब्जेदार स्तंभों के सिरे किसी फ्लिंज्ड या पिन द्वारा जकड़े होते हैं। यह अप्लाइड फोर्स पर कार्य करते हैं। ठीक है, जो फोर्स लगता है, यहाँ देखिए एपीडीएल लिख दिया, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए अप्लाइड, मतलब जो फोर्स लगाते हो आप उस फोर्स पर कार्य करते हैं। कब्जेदार स्तंभ की समतुल्य लंबाई इसकी बहकने की क्षमता पर निर्भर करती है। यह स्तंभ भूकंप के कारण बहकने लगते हैं। ठीक है, तो जहां पर क्या देखिए, जहां पर कब्जेदार है ना, कब्जेदार चाहे हो चाहे फिक्स हो, लेकिन ठीक है, वहां ज्वाइंट पर क्या होगा, कुछ न कुछ विफलता होने लगता ही है। ठीक है, यहाँ पर पिन है और पिन के कारण क्या होगा, इसमें भी विफलता आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करेंगे। आगे की अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, तो बस यहाँ पर जो पॉइंट था उन्हीं पॉइंट के बारे में बस लिखना था इसमें। ठीक है, तो जरूर समझिएगा और इसको पढ़कर लिखिएगा। ठीक है, यदि एग्जाम में आ गया। क्लियर। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं असंरचनात्मक कारण, मतलब नॉन स्ट्रक्चर काजेस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कौन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हमारा इसमें क्या होगा, दोषपूर्ण प्लान। तो दोषपूर्ण
प्लान देखिए, असंरचनात्मक कारण का मतलब ये है कि आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हो वो सही से बनाए नहीं हो। ठीक है, क्या क्या उसमें कमियां हैं। एक तो संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन करके बनाया जाता है। लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल की बात करें तो चाहे जैसे मनमानी आपने बना दिया, उस कारण से यदि इसमें कहीं पे विफलता होती है, फेलियर होता है, ठीक है, तो वो जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखते हैं हमारा कौन कौन से इसमें हमारे नॉन स्ट्रक्चरल काजेज हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा देखिए दोषपूर्ण प्लान, भूकंप रोधी निर्माण के लिए भवन के विन्यास व नक्शे का भी बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो जो नक्शा बनाता है घर का ना भैया, उससे ध्यान उसको बता देना कि हमारे यहाँ भूकंप ज्यादा आता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा। नहीं तो पता चला भूक ऐसा बिल्डिंग बना दिया कि भूकंप आया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मकान गिर गया। इन सब चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जब भी उसका नक्शा डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो भवन के प्लान में निम्न कमियां नहीं होनी चाहिए। तो जो प्लान आप बनवा रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, उस पर उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर भूकंप भी आए तब पर भी वो बियर कर सके। भवन का प्लान क्षैतिज व अर्ध दोनों दिशाओं में, ठीक है, तो अर्ध नहीं भैया, ये ऊर्ध्व होगा। इतना गलती है इसमें, क्या बताएं। ठीक है, ऊर्ध्व होगा। क्लियर। तो प्लान क्षैतिज व ऊर्ध्व दोनों दिशाओं में, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, असममित होगा, अनसिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भूकंप बलों की उत्केंद्रता के कारण उच्च कर्तन व ऐंठन टॉर्सन प्रतिबल उपजते हैं, जो भवन के लिए घातक होते हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मैंने बताया था कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये आई सेक्शन है, ठीक है, आई सेक्शन है इस तरह से, तो ये सिमेट्रिकल रहना चाहिए। मतलब इसके जो डायमेंशन है ना, वो लगभग सभी बराबर होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए या कोई बिल्डिंग इस तरह से बना रहे हो आप, ठीक है, ये ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल है। लेकिन यदि इस तरह से हम लोग देखें तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो हमेशा सिमेट्रिकल में ही हमारी बिल्डिंग जब रहेगी तो भूकंप से ज्यादा क्या करेगी, भूकंप से लड़ सकेगी। नहीं तो भूकंप ही उसको गिरा देगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए, अब यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं, इसमें जो हम दिखाएंगे फिगर में, ठीक है, इसमें हम दिखाएंगे कैसे ये इरेगुलर शेप में है, कैसे रेगुलर शेप में उस और तभी ये ज्यादा विफलता होती है। ठीक है, जो नॉन स्ट्रक्चरल है वो इसी तरह से मकान बनते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल वाले। देखिए, क्षैतिज विषमता, हॉरिजॉन्टल इरेगुलरली इरेगुलरिटी की बात कर हम लोग करें तो भवन का प्लान सरल ज्यामिति वाला होना चाहिए। सरल ज्यामिति का मतलब क्या है, यल शेप में होना चाहिए, टी शेप में होना चाहिए, एफ यू आकृति वाले भवन भूकंप की दृष्टि से ठीक नहीं है। समझ रहे हो। तो अगर यल का बना रहे हो शेप का, टी शेप का बना रहे हो, एफ शेप का बना रहे हो, यू शेप का बना रहे हो, तो अलग अलग यदि आप बनाओगे इस तरह से, तो वो क्या है ना, भूकंप की दृष्टि से ठीक नहीं होंगे। क्योंकि आप यल शेप बना रहे हो इस तरह से, तो क्या इसमें हम बताइए, क्या इसमें हमारा जो है सिमेट्रिकल है ये, नहीं सिमेट्रिकल तो नहीं है। ठीक है, और खंडों के मध्य पर्याप्त अंतर अथवा जो है, ठीक है, सॉरी, यदि ऐसा विन्यास रखना ही पड़े तो भवन को उपयुक्त खंडों में रखना चाहिए और खंडों के मध्य पर्याप्त अंतर व सर्कन जोड़ लगाना चाहिए। तो इसमें ज्वाइंट वगैरह करके आप व्यवस्था कर सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और यदि जहां पर ज्यादा भूकंप आता है तो वहां पर इस तरह के मकान बनाओ ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है बी देखते हैं पॉइंट पर, तो ऊर्ध्वाधर विषमता मतलब वर्टिकल इरेगुलरिटी। ठीक है, तो भैया इसका जो हिंदी है ना, बहुत ही अगर देखें तो कमजोर है। किसका, ये जो सोल्यूशन पेपर है। ठीक है, तो जिसके पास सोल्यूशन पेपर होगा ना, वहां पर अपना भैया करेक्शन कर देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर होगा। क्लियर, क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। समझ रहे होंगे सभी लोग। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लिख ले चाहे। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर तल में भवन में दिए जाने वाला पश्चांतर सेटबैक ऊर्ध्वाधर विषमता कहलाता है। असममित पश्चांतर से भवन का द्रव्यमान तथा भार वितरण व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ठीक है, यदि ऊर्ध्वाधर तल में भवन के किसी खंड को पीछे हटाकर बनाना हो तो वह
वहां पर सतत ऊर्ध्व जोड़ डालना चाहिए ताकि भवन का वह भाग मुक्त कंपन ले सके। अन्यथा भवन की पार्श्व बल रोधकता की जांच कर लेनी चाहिए। देखिए, यदि आप उसके जस्ट ऊपर फिर कोई मकान बनाते हो, ठीक है, तो तब तो अच्छी बात है। यदि आप उसमें क्या कर रहे हो, कुछ चेंजिंग करना चाहते हो, मान ली फर्स्ट फ्लोर आपने बनाया, उससे ऊपर क्या करेंगे, आप चेंजिंग करना चाहेंगे, तो वहां पर जो ऊपर वाला बीम वगैरह वो कंटिन्यूस पूरा डाल देना चाहिए। बस वहां पर अलग से कमरे अपना बना लीजिए, बाकी जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम 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 ऊपर जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है। देखिए, ये क्या है हमारा द्रव्यमान विषमता भी एक तरह से इसमें देखिए दिखाया गया है फिगर में। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमारा कम द्रव्यमान लग रहा है, यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये असमान है। इसकी वजह से भी भूकंप जब आता है तो मकान हमारा जल्दी गिर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मान लीजिए कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर एक तरह से देखें तो सही है। ठीक है, एक तरह से ये देखें सही है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या सही है? नहीं सही है। ये वाला क्या है? ये वाला भी एक तरह से देखे तो सही है। ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चर जो है ना वो सिमेट्रिकल होना ही चाहिए। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर हमको लोग नहीं कह सकते कि सही है। ठीक है, बट इस कंडीशन में भी आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो लिख देख लेते हैं। दीवारों की अनआलंबित अनसपोर्टेड लंबाई 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा लंबाई भी नहीं होनी चाहिए। 5 पता चला कि आप बहुत बड़ा हॉल बना रहे हो, 7 मीटर उसकी हाइट कर दो, तो उससे ज्यादा नहीं होना है, मतलब 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीवारों में दरवाजे खिड़कियां अलमारियों के लिए अत्यधिक बड़ी व खुली रिक्तियां ओपनिंग नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि प्रवेशों के कोनों पर कर्तन बलों के उपजने के कारण दरारें पड़ने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जहाँ जो भूकंप रोधी मकान होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि देखेंगे आप खिड़कियां वगैरह बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि क्रैक्स वगैरह वाल में आने के चांसेस रहते हैं, तो पूरा कंपैक्टेड रखा जाता है। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें तो दो विभिन्न ऊंचाई के बहुमंजिली भवनों को सटाकर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कभी भी सटाकर नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, अन्यथा भूकंप के समय ऐसे भवन आपस में संलग्न प्रहार मतलब पाउंडिंग करते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे मूव करेगा, मान ली भूकंप आया थोड़ा बहुत भी, वो क्या करेगा, आपस में पाउंडिंग होने लगेगा, टकराने लगेगा। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है नष्ट ही हो जाएगा। क्लियर? तो बहुमंजिली मतलब जैसे मान लीजिए कि और ऐसे देखिए दूर दूर पर ही इसलिए बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए 20 फ्लोर का कोई बिल्डिंग बनाया गया है, तो उसके कुछ दूरी पर थोड़ा सा गैप देकर उसके कुछ दूरी पर दूसरा बिल्डिंग बनाया जाता है। जस्ट सटाकर एकदम नहीं बनाया जाता है। वो इसलिए कि मान लीजिए जैसे भूकंप आया, थोड़ा बहुत ये मूव करेगा ना, और आपस में टकरा भी सकता है। ठीक है, इन सब चीज का ध्यान रखना है। अब आप इंजीनियर बनोगे तो भाई आप लोग को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो भूकंप इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ रहा है। तो जब ऊपरी फर्श स्लैब डायाफ्राम में 50% से अधिक खोखला कैविटी रखी जाती है, तो इसकी दृढ़ता गड़बड़ा जाती है। स्लैब के एक प्रकार के धर्म का कार्य निभाती है, और इसके तनन क्षेत्र से प्रबल इस्पात निकल जाना इसकी सामर्थ्य घटा देता है। ठीक है, तो जो ऊपरी फर्श स्लैब है वो 50% से अधिक कैविटी रखी जाती है। तो भैया देखो उसमें क्या है ना कि वो पूरा कंपेक्टेड नहीं रखेंगे, उसमें कुछ इस तरह से फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्म कर देंगे। क्लियर? इस तरह से, ताकि भूकंप वगैरह आए ना तो उसमें कुछ ऐसे हार्ड मतलब देखो टोटल अगर ये कंपेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, हार्ड रहेगा। ठीक है, मूव भी नहीं कर पाएगा, और थोड़ा बहुत इस तरह से कैविटी फॉर्म रहेगा तो ये कुछ लचीला टाइप का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भूकंप रोधी मकान बनाते हैं। दूसरा अगर देखें त्रुटिपूर्ण अभिकल्पन, तो इसमें क्या है ना कि त्रुटिपूर्ण अभिकल्पन मतलब एक तरह से देखें डिजाइन क्या होता है, गलत होती है। ठीक है, डिजाइनिंग गलत किया जाता है। तो दोषपूर्ण अभिकल्पन से भवन में भूकंप के समय क्षति और अधिक होती है। अतः भवन का अभिकल्पन करते समय निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। तो आप ही मान लो सपोज दैट इंजीनियर बनोगे, आपको कोई घर की बिल्डिंग डिजाइन करनी है। ठीक है, उसका नक्शा बनाना है। ठीक है, तो उस पर कौन कौन सी बातों को आप ध्यान रखोगे जहां पर ज्यादा भूकंप वगैरह आता हो।
ठीक है, अगर उस क्षेत्र में मकान बनाना है तो क्षेत्र के भूकंपीय जोन को ध्यान में रखकर, तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि जिस एरिया में आप बना रहे हो या मकान बनाने के लिए नक्शा लिए बनाने जा रहे हो, वो किस जोन में आता है। भूकंपीय बलों का उचित निर्धारण कर इन्हें अभिकल्पन में लेना चाहिए। तो जिस जोन में आता हो उस जोन के अकॉर्डिंग जो है आप IS कोड लेकर उससे क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हो जो चीज जो इसमें कंक्रीटिंग वगैरह यूज करना हो। ठीक है। संरचना की पार्श्विक सामर्थ्य लेटरल स्ट्रेंथ पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें कम होने पर भवन को अधिक क्षति पहुंच सकती है। और अभिकल्पन करते समय कर्तन दीवारों व बक्स क्रिया का सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो इसकी देखिए इसमें क्या है ना, जो लेटरल स्ट्रेंथ है वो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है। ताकि ऐसा नहीं कि पता चला थोड़ा बहुत साइडों पर मूव कर रहा है और वो क्रैक उसमें डेवलप होने लगे। तो यदि नहीं होता तो उसके लिए भी व्यवस्था वगैरह करते हैं अलग से। ठीक है। उसके लिए भी व्यवस्था वगैरह अलग से करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि द्रव्यमान क्या है, नीचे वाले में जो है कम है, ऊपर वाले में ज्यादा है, तो ये क्या है, बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस नहीं होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से बनाना चाहिए ताकि ये बैलेंस कर सके। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि नीचे पतला स्लैब डालना है, ऊपर मोटा डाल देना है या मोटी दीवार, इस तरह से नहीं। सब एक समान रूप से घर में अगर आप मकान बना रहे हो तो गिरेगा ही नहीं। ठीक है, चाहे भूकंप आ जाए चाहे कुछ आ जाए। चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो भवन पर भारण व्यवस्था सममित होनी चाहिए। जो इस पे लोड इस पे लग रहा है वो लगभग समान ही लगना चाहिए। भवन में भार के वितरण व दृढ़ता में एक रूपता बनी रहे। भवन के एक भाग में समटी व भारी जल भंडारण टंकी स्थापित करने से वह क्षेत्र अति भारित हो जाता है। तो कहीं पर भी एक जगह पर, जैसे लोग क्या करते हैं, घरों में घर पूरा बनवाते हैं और छतों में जो है ना के किनारे ले जाकर टंकी रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भूकंप आएगा ना तो जो आपका घरों का जो बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश करिए छतों में बीच में आप टंकी रखिए। जब आप बीच में रखेंगे तो बैलेंस उसका बना रहेगा। ठीक है। बैलेंस आप कहेंगे सर ऐसा आप कह रहे हैं सब हर जगह तो किनारे ही रखा जाता है, वो आप अपनी सुविधा के लिए रखते हो कि बीच में रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा आने जाने में। ठीक है। या छत आप यूज नहीं कर पाओगे, तो इसकी वजह से लोग किनारे बनवा देते हैं। लेकिन कोशिश भैया करो कि आप उनको साइडों में जो है न बनवाओ। ठीक है। जहां पर हो सके पॉसिबल बीच में बनवाओ। ठीक है। इस तरह से ये सब भूकंप रोधी मकानों का ही खास बात है। बाकी जो आपके घरों में बनते हैं उस सब का इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। तो उससे खास बात, अगर सारा चीज देखने लोगे कहोगे सर ऐसा तो आप बता रहे हैं ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। तो ऐसा ना सोचो, कुछ जो कॉन्सेप्ट है भूकंप रोधी मकान के लिए वो एकदम अलग है। ठीक है। जो भूकंपी निर्माण की दृष्टि से उचित नहीं है और भवन के सामने के भाग एलिवेशन में ऊंचाई में अत्यधिक हरे भरे से भवन की भारण व्यवस्था व दृढ़ता असमान हो सकती है। ठीक है। जब किसी भी मंजिल का प्रभावी द्रव्यमान इसके ऊपर या नीचे सटी मंजिल के प्रभावी द्रव्यमान से 200% से अधिक बढ़ जाता है, इसे द्रव्यमान विषमता या मास इरेगुलरिटी कहते हैं। तो इस सब चीज का ध्यान रहना चाहिए कि जैसे इस पे मान लीजिए कि हमारा 100% इसका द्रव्यमान इस पर लग रहा है, तो ऊपर वाले का यदि आप 200 से अधिक कर दे रहे हो, ठीक है, तब ये जो है विषमता हो जाएगा। तब ये हमारा अगर अर्थक्वेक आएगा तो फेल होने का चांसेस इस पे रहेगा। ठीक है। अल्प द्रव्यमान में पार्श्व जड़ता बल बढ़ जाते हैं और ऊर्ध्व भार वहन करने वाले अवयवों की तन्यता घट जाती है, अतः संरचना की क्षति संभावना बढ़ जाती है। कहेंगे सर यहाँ पे जड़ता गुण से क्या मतलब है? क्यों नहीं भाई, जब ये देखो जब ये हमारा भूकंप आएगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ इधर आगे पीछे मूव करेगा ना, एक बार इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, इधर मूव कर, तो भैया यही चीज जो मूव करता है यहाँ से आर रेडियस हो गया। ठीक है। और यहाँ से आर रेडियस हो गया, कोई द्रव्यमान हमारा यहाँ पे है, अभी मूव करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जड़ता घूर्णित हो रहा है। क्यों? क्लियर? चलिए तो यही तो हम पढ़ा। अच्छा आप लोग तो फिफ्थ सेमेस्टर के, अभी भी जस्ट थर्ड सेमेस्टर में ही तो ये पढ़ाया हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ देखे होंगे जड़ता गुण होता क्या है। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पे देखें तो भवनों की तन्यता मतलब डक्टिलिटी की बात पर हम लोग यहाँ देखें तो लिखिए देख लीजिए, पर विचार करना चाहिए। जहां कम तन्यता वाले भवनों में क्षति होती है वहीं अधिक तन्यता वाले भवनों में भूकंप के समय विकृति अधिक होती है। ठीक है। जो संरचना की क्षति का कारण बनती है। क्लियर? तो ज्यादा विकृति भी होगा तब पर भी नुकसानदेह है, कम विकृति होगा तब पर भी नुकसानदेह है। ठीक है। पता चला विकृति ही नहीं हुआ, स्ट्रक्चर फेल कर गया, ज्यादा हो गया
तब पर भी फेल कर जाएगा। तो भैया इतना करे कि वो विकृति हो, फिर वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। इन सब चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं घटिया निर्माण सामग्री। ये भी एक कारण है, ठीक है, ये भी एक रीजन है। क्लियर। तो ये भी एक रीजन है विफलता के। ठीक, देखते हैं घटिया निर्माण सामग्री। तो इसमें क्या है, भवन निर्माण में ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, गारा, लकड़ी, इस्पात, प्रबली कंक्रीट आदि अनेक प्रकार की सामग्री अकेले तथा संयुक्त रूप में इस्तेमाल होती है। भवन सामग्री भूकंप कारण विफलता के मुख्य कारण इस प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखते हैं कौन कौन से मटेरियल इसमें हम जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ईंटों पत्थरों की अप्रबलित चिनाई की संपीडन, तनन व कर्तन सामर्थ्य अधिक नहीं होती है। ठीक है, तथा इनका प्रत्यास्था मापांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कम होता है। अतः भूकंप रोधी निर्माण के लिए यह सामग्री अकेले में उत्तम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, इनका नहीं यूज करेंगे? जी, इनका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ईंट और पत्थर वगैरह इस तरह का यूज नहीं करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे आरसीसी का यूज करेंगे, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब ईंट का बनाओगे तो इनमें जाहिर सी बात है भाई, इनकी उतनी प्रत्यास्था भी नहीं होती है, और एक तरह से देखें तो ये हमारा संपीड़न और तनन में भी ये ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, कमजोर मसाले वाले कमजोर मसाले वाले चिनाई की भूकंप के कारण अधिक क्षति होती है। अतः चिनाई में उच्च अनुपात वाला सीमेंट मसाला ही प्रयोग करना चाहिए। तो कमजोर आप यूज करोगे तो जाहिर सी बात है भाई फेल ही होगा, और वो भी भूकंप के लिए। ठीक है, पत्थर से बनी मोटी दीवारों में भूकंप के समय अधिक जड़त्व बल इनर्शिया फोर्स उत्पन्न होते हैं, जिससे इनकी अधिक क्षति होती है। जड़त्व बल का परिमाण संरचना के भार के समानुपाती होता है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में हल्के पदार्थ जैसे लकड़ी, बांस, प्लास्टिक आदि का उपयोग करना ठीक रहता है। देखो इसमें क्या है कि इनर्शिया फोर्स यहाँ पे कैसे काम करने लगा। देखो रीजन ये है कि भाई मोटी दीवार है, जब बनाए हो आप, तो ये क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा इधर उधर, वही फिनोमिना फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो क्या होगा, इनिशिया फोर्स क्या होगा, उत्पन्न होने लगेगा। क्लियर, समझ में आया सभी लोग को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आप कहेंगे सर ये काफी लंबा है ये टॉपिक। देखो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन में स्ट्रक्चरल जो हमारा है कि देखिए जो हम ये हमने क्या किया था पहले जब स्टार्टिंग किया था, तो वो क्वेश्चन नंबर वो पहला था। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, उसी पहले क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है, या तो इसको करते हो या उसको करते। असंरचनात्मक कारण पूछ रहा है। अब असंरचनात्मक कारण में जो जो पॉइंट है उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यम 10 अथवा इससे अधिक, या सॉरी इससे निम्न ग्रेड की कंक्रीट के निर्माण भूकंप क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शित नहीं है। तो भैया यम 10 वगैरह आप ना यूज करेंगे। अतः ऐसे क्षेत्र में यम 20 अथवा इससे उच्च ग्रेड की प्रबलित कंक्रीट इस्तेमाल करनी चाहिए। और जनरली देखते हैं हम लोग तो यम 20 हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जो इसको यम 20, अब अगर आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो, अगर आपको यम 20 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दो। ठीक है सभी लोग, क्योंकि यम 10 यम 20 ये सब आप सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हो। ठीक है, यम मतलब मिक्स, 10 मतलब क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी। ठीक है, चलिए अतः भूकंप संभावित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता व सामर्थ्य वाली निर्माण सामग्री ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का भैया सामान यूज करो। ठीक है, खराब क्वालिटी का यूज करोगे कोई भी क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो वो सही नहीं है आपके लिए। क्लियर, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोषपूर्ण कारीगरी। क्या है दोषपूर्ण कारीगरी? निर्माण सामग्री उपयुक्त व गुणवत्ता वाली होने के लिए होने वाले सॉरी होने वाली होने पर भी यदि निर्माण कार्य में अपनाई जाने वाली कारीगरी संतोषजनक नहीं, तो भूकंप के समय दोषपूर्ण निर्माण वाली संरचनाएं अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं। ठीक है, तो दोषपूर्ण कारीगरी के यहाँ पर मतलब मेरे यही है कि अच्छे कारीगर की आप अच्छे कारीगर लाइए और अच्छा वर्क करवाइए। ठीक है, खराब कारीगर लाएंगे तो अच्छा वर्क नहीं होगा, तब पर भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है आपका। ठीक है, और भैया फेल कैसे, बनने को तो बना ही देगा, लेकिन जब भूकंप आएगा तो फेल हो जाएगा। क्लियर, ईंट चिनाई में चाल बॉन्ड पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप ईंट की चिनाई करवा रहे हो या पत्थर की चिनाई करवा रहे हो, इन सब चीज का ध्यान रखना कि जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड यूज कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश बॉन्ड चाहे फ्लेमिश बॉन्ड, वो बॉन्ड सही प्रॉपर वे में हो रहा है यूज की नहीं। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं
इसमें जो है क्षैतिज में इनकी दूरी 1.20 मीटर और ऊर्ध्व में 0.60 से 0.9 मीटर रखी जाती है। ठीक है, क्लियर। ये जो है हमारा पत्थर की बात हो रही है, पत्थर की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पत्थर की चिनाई जो हम लोग करेंगे धुर पत्थरों से ध्यान उचित अंतराल पर सेट करना चाहिए। ठीक है, और 36 से इनकी दूरी कितना 1.20 मीटर और ऊर्ध्व में 0.60 से 0.9 मीटर रखेंगे। क्लियर। दूसरे पॉइंट पर हम लोग ये सब क्या है, दोषपूर्ण कारीगरी है। ठीक है, पता चला कि इसके अकॉर्डिंग नहीं रख रहे हैं, चाल वगैरह गड़बड़ कर दे रहे हैं, तब पर भूकंप आएगा तो वहां पर कमजोर रहेगा तो क्रैक हो जाएगा। क्लियर। प्रबलन क्षणों को अभिकल्पन के अनुसार वांछित व्यास तथा निर्धारित अंतराल व स्थिति में डालना आवश्यक है। ठीक है, स्टीरियप्स वगैरह का भी आप लोग ठीक नक्शों के अनुसार ही रखेंगे, जो नक्शे में दिया रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं तीसरे पॉइंट पर, भूकंप का प्रभाव छत व दीवारों के मिलन तल पर, धरण व स्तंभ के जोड़ पर, दीवारों के कोनों व संधियों पर अधिक गंभीर होता है। अतः सभी संरचनात्मक जोड़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सामान्यतः संरचना के अवयव स्वयं में विफल नहीं होते, विफलता के कारण इनके कमजोर जोड़ हैं जिनके पीछे दोषपूर्ण कारीगरी का हाथ होता है। तो जितना समझ लीजिए कि भूकंप जो रोधी मकान है, यदि उसमें कारीगर हमारा अच्छे क्वालिटी का नहीं रहेगा, अच्छा वर्क नहीं करेगा, तो वहां पर आपका जो है जब भूकंप आएगा तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। क्लियर। अन्य कारण में कर देखें तो उपयोग में देखें तो उपयोग आयु वगैरह के कितने दिन हो गया, ज्यादा पुराना मकान है तब पर भी फेल हो सकता है। और घुन वगैरह भी लग सकते हैं लकड़ी का अगर उसमें यूज हुआ है। ठीक है, प्रबलित क्षण के कारण क्या होगा कि सीलन अगर लग गई उसमें तो वहां पर भी जंग वगैरह लगने लगेगा, जिससे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। इन सब चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भी आपका अगर कमजोर कोई भी पार्ट होगा और हल्का फुल्का भूकंप आ ही जाता है, और हल्का फुल्का क्या अच्छा खासा भी आता है। अभी अभी जस्ट 3-4 दिन पहले जैसे एक भूकंप आ गया था आपका, कितना आया था 6.1 रिएक्टर का था ना, तो बहुत ज्यादा नहीं था बट था। ठीक है, बट था। तो इस तरह के भूकंप बीच बीच में आपको आते रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक एक ही क्वेश्चन की यहाँ पे बात हुई इतनी देर से। ठीक है, मतलब पार्ट ए में ही बात हो रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किन्हीं दो को हल करें। ठीक है, अब ये क्या है हमारा सुदृढ़ीकरण को समझाइए, भूकंप से बचाने के लिए किस प्रकार का सुदृढ़ीकरण करोगे। ठीक है, स्पष्टता समझाइए। तो संरचना का अगर देखें सुदृढ़ीकरण तो मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको एक एक स्टेप वाइज समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारे देश में अभी संरचनाओं में अभिकल्पन भूकंप बलों की अनदेखी की जाती है, अथवा बलों का आकलन वास्तविकता से बहुत कम किया जाता है। तो जाहिर सी बात है गाँव में भी इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बोलते हैं अरे भूकंप वगैरह क्या होगा। ठीक है, यहाँ भूकंप नहीं आता है। तो कभी भी भूकंप अचानक आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग जब मकान वगैरह बनाएं तो उन सबको क्या करें, एक बार पहले जानकारी ले लें कि उस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भवन पार्श्विक भार मतलब भूकंप के समय में आने वाला भार, देखो पार्श्विक भार तभी लगता है जब भूकंप आता है, तभी तो मूव करता है साइड ऑफ मकान, तो वहां पे क्या होगा, पार्श्विक भार लगेगा। ठीक है, क्षमता अपर्याप्त रहता है। इसके साथ साथ प्रबलन के विस्तारण मतलब डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कितना क्षण डालना है, और मान लीजिए 5 क्षण डालना है, तो लोग क्या करते हैं 4 क्षण डाल के काम चला लेते हैं। कितना मोटा डालना है ये सब ध्यान नहीं देते हैं, और 3 मंजिला मकान खड़ा कर देते हैं, और जब कभी भूकंप आता है तो फिर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, ये तो काम ही है। चलिए आगे देखते हैं, जिसके संरचना की तन्यता जो है डक्टिलिटी घट जाती है, जिसके फलस्वरूप परिणामी बल और बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अतः पार्श्विक भार जो है प्रतिरोधी तंत्र का ठीक मूल्यांकन और अधिकांश भवनों में उसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। क्लियर। चलिए आगे की बात हम लोग करेंगे, एडिंग ए न्यू मेंबर। ठीक है, एडिंग ए न्यू मेंबर, तो आप अलग से क्या कर सकते हो, इसमें अलग से कुछ मेंबर ऐड कर सकते हो, नया मेंबर। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में। तो पूर्व निर्मित संरचना में कुछ नए अवयव जोड़कर उसका सुदृढ़ीकरण करना एक सबसे सरल उपाय है। नए अवयव बाहर से जोड़े जा सकते हैं, जिससे संरचना के अतिरिक्त भाग में किसी फेरबदल की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो कहीं अगर क्रैक आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उसके साइडों जो है
साइडों में यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कुछ न कुछ फेरबदल तो कर ही सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि एफआरपी जो आपका फाइबर रिइंफोर्समेंट था उसको आप यूज कर सकते हैं, जैकेटिंग यूज कर सकते हैं रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का, तो इस तरह से पूरा आप यूज कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो लेकिन इस इसमें नए अवयवों के पुराने अवयवों व न्यू के साथ मजबूत समझौता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर यह भी ध्यान देना कि नया अवयव है या नया मेंबर है कि पुराना मेंबर है। ठीक है, उन सब चीज भी ध्यान रखना चाहिए। पता चला 10 साल पुराना होगा, 5 साल पुराना होगा, ठीक है, तब पर भी वो दिक्कत आ सकता है। ठीक है, इसके लिए कुछ सीमित संख्या में उच्च दृढ़ता वाले अथवा अवयव जोड़े जा सकते हैं जो अधिकांशतः भूकंप बल लेते हैं, लेकिन इनके जोड़ ऐसे होने चाहिए ताकि इनकी भूकंप बल स्थानांतरित हो सके। ठीक है, तो भैया ज्वाइंट वगैरह भी इनका ऐसा होना चाहिए ताकि जो भाई अर्थक्वेक जो है वो जो उस पर वेव्स आ रही हैं वो क्या हो, ट्रांसफर हो जाए, बस मूव करे और उसके बाद आगे बढ़ जाए। ठीक है, आपके पास तक, मतलब ये नहीं कि बार बार वहां पर आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें कर्तन दीवारों का सुदृढ़ीकरण। ठीक, कर्तन दीवारों का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, चलिए तो एक एक स्टेप को देख लेते हैं, पर ज्यादा नहीं है इसमें, हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कर्तन दीवारों का सुदृढ़ीकरण के मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए देखते हैं फिर। ठीक है, अतिरिक्त अथवा बाह्य कर्तन दीवारें बनाकर पूर्व निर्मित भवन का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो जो देखिए इसमें क्या है ना कि हमारे जो पुराने मकान है ना उनको भी हम लोग बदल सकते हैं इसमें भूकंप रोधी में। क्लियर, इसमें बस यही काम करना रहता है। जो दीवारें दीवारें बनी है ना वो पहले से जो बनी रहती है उनमें क्या करते हैं हम लोग सुदृढ़ीकरण कर देते हैं। कुछ जैसे रेनफोर्समेंट कंक्रीट अगर देखें तो वो कर देंगे। ठीक है, साइडों साइडों से इस तरह से भी इसको सुधारा जा सकता है। क्लियर, यदि भवन की बाहरी साइड में खाली भूमि उपलब्ध हो तथा अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता हो तो भवन का अन्य खंडक बे बनाकर साइड में विस्तार किया जा सकता है। तो एक बे की तरह उस पे एक खंडक लगा दिया जा सकता है यदि उसके साइडों में जगह होगी। ठीक है, इस विस्तारित खंड में कर्तन दीवारें बनाई जा सकती हैं जो भूकंप के समय पूर्व निर्मित भवनों का पार्श्व से सहारा प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, तो साइडों पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इस जो मैं बताया हूँ इस पे। ठीक है, खंड उस पे क्या करेंगे, उस पे बना देंगे। ठीक है, साइडों में भी जाके बनाया जा सकता है। क्लियर, चलिए तो ये देखिए हमारा, देखिए देख सकते हैं आप इस तरह से जो है वाल्स वगैरह इस पे बना देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे देखते हैं। भवन का कर्तन दीवारों द्वारा सुदृढ़ीकरण एक आसान, सस्ता व प्रबलित प्रचलित उपाय है, लेकिन इसमें कुछ बातों पर ध्यान हमको दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन सी बातों पर ध्यान देंगे देखते हैं। ऊंची कर्तन दीवारों के कारण नींव पर काफी उल्टाऊ आघूर्ण ओवरटर्निंग मोमेंट आता है और जिसका संतुलित पूर्व निर्मित भवन के प्रतिलोलक भार काउंटर वेट द्वारा होता है। ठीक है, और इसके लिए नई कर्तन दीवार की नींव एवं पुराने भवन की नींव में अच्छा जुड़ाव होना आवश्यक शर्त है। कर्तन दीवारें बनाने कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कौन कौन सी भाई, इनके कारण भवन की दृढ़ता काफी बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप भवन के कंपनों का समय काल घट जाता है। तो जो उसमें कंपन होते रहते हैं वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, जब अगर उनके साइड पे आप क्या करोगे, शियर वॉल बना दोगे। ठीक है, इससे भवन पर आने वाले भूकंप बल में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो जब भूकंप आएगा ना, जब उसपे फोर्स लगेगा, ठीक है, भूकंप की वजह से, तो वो ज्यादा हो सकता है लगे। ठीक है, इनके कारण भवन की वास्तुकला सुंदरता प्रभावित हो सकती है। तो देखो, जब भाई ज्यादा जाहिर सी बात है कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, भूकंप आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्रैक होना ही होना है। ठीक है, खिड़कियों के झरोखों प्रभावित हो सकते हैं, तो जो खिड़कियों के साइड है ना वो भी प्रभावित हो सकते हैं। झरोखों का मतलब क्या है, उनके जो साइड साइड पट्टियां देखेंगे आप लोग लगी रहती है, उसी को बोलते हैं झरोखों। ठीक है, चलिए दूसरे यहाँ पॉइंट पर लोग देखते हैं, आबंधक फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो कर्तन दीवारों की भांति ही भवन के में अंदर अथवा बाहर की तरफ ऊर्ध्वाधर कैंची वर्टिकल ट्रस या आबंधक फ्रेम लगाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है भैया, फ्रेम वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है,
कर्तन दीवार की अपेक्षा इनसे सामर्थ्य एवं दृढ़ता में वृद्धि कम होती है। साथ ही इनका भार कम होने के कारण भूकंप भार में वृद्धि भी अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इनके स्थापन भवन में व्यवधान भी कम पड़ता है तथा खिड़कियां का क्षेत्रफल भी अधिक प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अब ये फ्रेम फ्रेम द्वारा हम लोग इसका सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। चलिए, पुराने आरसीसी फ्रेम व नए इस्पात के आबंधन फ्रेम को परस्पर जोड़ने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि दोनों के मध्य बलों का स्थानांतरण प्रभावी ढंग से हो सके। ठीक है, जोड़ बनाने के लिए लंबे बोल्ट व स्थिरक प्लेटें प्रयोग की जा सकती हैं। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जोड़ जोड़ वगैरह जो हम लोग को देना है तो वहां पर बोल्ट वगैरह नहीं यूज करेंगे, जैसे जो यूज करते थे उसी तरह से यूज करेंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे के हम लोग देखते हैं। पुस्ता दीवारों द्वारा भवन का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, पुस्ता दीवार क्या है? बट्रेस द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बट्रेस साइड साइड पर लगा देते हैं। ठीक है, बट्रेस लगा देंगे तो क्या करेगा, स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। क्लियर? और कई बार जो है इस बात की आवश्यकता होती है कि रिट्रोफिटिंग के समय भवन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न आए। इस स्थिति में यदि भवन के बाहर की कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध है तो कर्तन दीवारें अथवा आबद्धक फ्रेम होना चाहिए। प्रेम लिखा है, प्रेम संगत, यहाँ क्या क्या लिख दे रहे हैं समझ में ही नहीं आता भैया। फ्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रेम। क्लियर? फ्रेम बाह्य दीवारों की लंब दिशा परपेंडिकुलर में लगाए जा सकते हैं, इन्हें पुस्ते कहते हैं। तो ये क्या करता है भैया, परपेंडिकुलर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पुस्ता। ठीक, क्या बोलते हैं? पुस्ता बोलेंगे। ठीक है, पुस्ता द्वारा सुदृढ़ीकरण की निम्न कमियां हैं। कुछ कमी भी इसकी है, सभी फायदे ही थोड़ी ना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फायदे नहीं मिल जाएंगे, कुछ कमी भी होगा। तो देख लेते हैं। तो पुस्ता को बाहर की ओर लगाया जाता है जिसके कारण पुस्ते के आधार पर आने वाला उल्टा हुआ आघूर्ण के संतुलन में भवन के प्रतितोलक भार का योगदान नहीं मिलता। ठीक है, आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो पुस्ता के लिए अलग से नींव बनानी पड़ती है, तो अलग से इसके लिए हम लोग नींव भी बनाते हैं। ठीक है, इनके इनसे भवन की वास्तुकला व सुंदरता प्रभावित होती है जिसके कारण इन्हें ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं आघूर्ण रोधी फ्रेम द्वारा सुदृढ़ीकरण, मतलब स्ट्रेंथनिंग बाय मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम। क्लियर? तो भवन का सुदृढ़ीकरण इस्पात अथवा आरसीसी के आघूर्ण रोधी फ्रेम द्वारा भी किया जा सकता है। इन फ्रेमों का लाभ यह है कि इनसे भवन के भार एवं दृढ़ता में बहुत कम वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन यह फ्रेम तथा प्रभावी हो सकते हैं जब भवन में काफी विफलता डिफॉर्मेशन हो चुका होता है। ठीक है, तो काफी देखो, जब डिफॉर्मेशन होगा ना ये तभी काफी प्रभावी हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इतना अभी काफी इतना रखते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लास को यहाँ पर हम लोग जो है एंड करते हैं। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। ओके, और वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है।